एक समय की बात है, आजमगढ़ नामक राज्य में राजेंद्र नाम के एक महान और निडर राजकुमार रहते थे। राज्य में सभी लोग सुख एवं शांति से रहते थे। ये सब देखकर उनकी माता शोभावती और उनके पिता विराज देव, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान छाई रहती थी। एक दिन राजकुमार अपने माता पिता से वार्तालाप करते हैं। पिताजी, बहुत दिनों से मैं भ्रमण में नहीं गया और अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रजाजन भी कितनी खुश है। मैं सोच रहा हूँ कि आज अपने मंत्रियों और मेरे प्रिय घोड़े शंकर के साथ भ्रमण में जाऊँ। अतः आप दोनों से आज्ञा चाहिए। अवश्य जाओ पुत्र, अवश्य जाओ। तुम्हें आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु अगर आज्ञा लेनी ही है तो तुम गुरुदेव से आज्ञा लो। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव के आज्ञा बिना हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तुम गुरुदेव से परामर्श लेने अवश्य जाना। हमारी तरफ से तो आज्ञा है पुत्र, पर गुरुदेव की आज्ञा अति आवश्यक है। अतः तुम गुरुदेव के पास जाओ। जी माता, मैं अभी जाता हूँ और गुरुदेव से आज्ञा लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद राजकुमार गुरुदेव के कक्ष की ओर जाने लगता है। कुछ दूर चला ही था कि गुरुदेव अंदर से बाहर निकलते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव। आप यहाँ? कोई बात है क्या राजकुमार? नहीं गुरुदेव, वैसी कोई बात नहीं है। गुरुदेव, मैं अपने मंत्रियों एवं शंकर के साथ कुछ दिनों के लिए भ्रमण में जाना चाहता हूँ। ना जाने क्यों मुझे भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। भ्रमण के साथ साथ देशवासियों का भी ब्यौरा हो जाएगा और हालचाल भी जानने को मिल जाएगा। अच्छा, राजकुमार भ्रमण में जाना चाहते हैं तो हमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आप महाराज से आज्ञा लेकर जा सकते हैं। क्षमा करें गुरुदेव, मैं माता और पिता के पास गया था, परंतु उन्होंने कहा गुरुदेव की आज्ञा ही हमारी आज्ञा है। राजकुमार, आप भ्रमण के लिए अवश्य जाएं, परंतु साथ में कुछ सैनिक भी अवश्य ले जाएं, क्योंकि भ्रमण के दौरान ना जाने कैसी संकट आ जाए। जी गुरुदेव, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा और अपने साथ सैनिकों को भी ले जाऊंगा। अच्छा गुरुदेव, मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद राजकुमार अपने माता पिता के कक्ष की ओर जाने लगता है और पहुंचकर अपने माता पिता को बताता है। माताश्री, पिताश्री, गुरुदेव ने मुझे भ्रमण में जाने की आज्ञा दे दी। क्या मैं अब जा सकता हूँ? अवश्य पुत्र, जाओ। अपने साथ सैनिकों को भी ले जाना। जी पिताश्री, गुरुदेव ने भी कहा था कि अपने साथ कुछ सैनिकों को भी ले जाऊं, ताकि भ्रमण के दौरान आने वाली छोटी मोटी संकट के लिए परेशान ना होना पड़े। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। इतना कहते ही राजकुमार अपने मंत्री और सेना के साथ भ्रमण के लिए निकल जाता है। भ्रमण करते करते कुछ दूर चला ही था, तभी उन्हें एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है। बूढ़ी दादी को देखते ही राजकुमार सोचने लगता है, इन बूढ़ी दादी से मुझे बात करनी चाहिए, जिससे इनके बारे में और इनके गांव के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। गांव में कोई परेशानी तो नहीं? गांव के लोग ठीक से रह रहे हैं कि नहीं? इतना सोचने के बाद राजकुमार घोड़ा से उतर जाते हैं और चलते हुए बूढ़ी दादी के पास पहुंच जाते हैं। दादी माँ, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? नहीं बेटा, मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तुम तो यहाँ के नहीं लगते। गांव में नए आए हो क्या? हाँ दादी माँ, मैं यहाँ नया आया हूँ। मैं बाहर रहता हूँ। कुछ दिनों के लिए छुट्टी में आया था, तो सोचा गांव घूम लिया जाए। गांव की सुंदरता देखने के लिए लालायित हो गया था दादी माँ। मुझसे रहा नहीं गया और घूमने निकल गया। अच्छी बात है, घूमो बेटा, जी भर के घूम लो, गांव की सुंदरता देख लो। जी दादी माँ, अब हम निकलते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है और हमें घर भी जल्दी जाना है।
इतना कहने के बाद राजकुमार वहां से आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण आगे का सफर नहीं हो पाता। अंधेरा होते ही राजकुमार और उनकी सेना एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है और वहां विश्राम की सोचते हैं। सैनिकों, सूरज ढल चुका है, रात्रि होने को है। हम सब आज रात्रि में यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह पुनः भ्रमण के लिए निकलेंगे। इतना कहने के बाद राजकुमार, मंत्री और सैनिक सभी कोई रुक जाते हैं और राजकुमार एवं मंत्री में कुछ विशेष भ्रमण को लेकर बात करते हैं। राजकुमार, हमें सचेत रहना चाहिए क्योंकि रात्रि का समय है और शत्रु रात्रि में ही आक्रमण करने की सोचते हैं। मंत्री जी, आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें और सुबह होने की प्रतीक्षा करें। इतना कहने के बाद वहां एक सैनिक आता है और राजकुमार को दुखी संदेश सुनाता है। महाराज, हमारे राज्य में एक गुज्जर नामक क्रूर राजा ने आक्रमण कर दिया है, जिस वजह से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया है। प्रजाजन इधर उधर भाग रहे हैं महाराज। गुज्जर, कायर, दुष्ट रात्रि में आक्रमण करता है। मैं तुम्हें इस अपराध का दंड अवश्य दूंगा। मंत्री जी, प्रस्थान करने की तैयारी करें। जी महाराज। इतना कहने के बाद राजकुमार वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह होते ही राजकुमार अपने राज्य पहुंच जाते हैं। पिताश्री, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? और वो दुष्ट कहाँ है? आज वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। शांत पुत्र, शांत। ऐसे समय में क्रोध से काम लेना उचित नहीं। ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि शत्रु को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। जी पिताश्री, मैं अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाया। पुत्र, शांति से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है, किंतु वही कार्य अगर जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किया जाए तो वही कार्य हानिकारक साबित हो सकता है। महाराज और महारानी उचित कह रहे हैं राजकुमार, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। दूसरे ही दिन राजकुमार अपने मंत्रियों एवं सैनिकों के साथ आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करते ही क्रूर राजा गुज्जर गरजता हुआ बाहर आता है। अरे डरपोक राजेंद्र, मैं तुम्हें राजेंद्र कहूँ या डरपोक राजकुमार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना जाने कहाँ भाग गया था। दुष्ट, खुद रात्रि में किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करता है और डरपोक किसी और को कहता है जो खुद डरपोक है। यहाँ मुंह न चलाओ राजकुमार, यहाँ युद्ध के मैदान में मुंह से बात नहीं की जाती, अस्त्र शस्त्र से बात होती है। इतना कहते ही राजकुमार और गुज्जर के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ देर युद्ध चलने के बाद राजकुमार राजेंद्र युद्ध करते करते घायल हो जाते हैं। राजकुमार, ये क्या हो गया राजकुमार? राजकुमार घायल हो गए, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे प्रभु, मार्गदर्शन करो। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? इतना कहने के बाद मंत्री राजकुमार को युद्धभूमि से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। मंत्री जी, ये आपने क्या किया? आपने मुझे युद्धभूमि से दूर ले आए। अब जनता भी मुझे डरपोक कहेगी। क्षमा करें राजकुमार, क्षमा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आजमगढ़ राज्य का दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाता। राजकुमार, हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाता। राजकुमार के घायल होने के बाद राज्य पूरा शांत हो गया, जैसे मानो सन्नाटा सा छा गया। कुछ दिनों तक राजकुमार का इलाज चलने लगा। इलाज होते ही राजकुमार फिर से स्वस्थ हो गए और उसी जोश के साथ युद्ध की घोषणा करने लगे। सैनिकों, हमारे राज्य पर दुष्ट गुज्जर ने बहुत अत्याचार किया है और हमारी जनता को भी परेशान किया है। हम उसे माफ नहीं करेंगे। उस अत्याचारी को दंड देना आवश्यक हो गया है। इतना कहते ही सैनिकों में जोश भर आता है और बदले की आग में जलने लगते हैं। अरे दुष्ट, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे अपराध का दंड दूंगा। डरपोक, कायर, युद्ध भूमि छोड़कर भागता है और तू मुझे दंड देगा। दंड साहसी देते हैं,
कायर नहीं। वो तो आज के युद्ध में पता चल जाएगा कि कायर कौन और वीर कौन। इतना कहते ही युद्ध और भीषण हो जाता है। कुछ देर युद्ध चलने के बाद युद्ध अंतिम मोड़ पर आ जाती है और अंतिम विजय राजकुमार राजेंद्र की होती है। इस अत्याचारी को बंदी बनाकर ले जाया जाए। कल सुबह सभा में इसे उपस्थित किया जाएगा। वहीं पर इसका दंड निर्धारित किया जाएगा। इतना कहने के बाद राजकुमार अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, मैं युद्ध में विजयी हुआ और उस दुष्ट को बंदी बनाकर लाया हूँ गुरुदेव। विजयी भव राजकुमार, विजयी भव। आप ऐसे ही विजय की पताका फहराते रहे राजकुमार, ये हमारा आशीर्वाद है। इतना कहने के बाद राजकुमार अपने माता पिता के कक्ष की ओर चला जाता है। विजयी होकर आगे पुत्र, विजय घोष पूरे देश में गूंज रही है। हाँ पुत्र, हम दोनों अति प्रसन्न हैं और प्रजा भी खुशी में झूम रही है। अगली सुबह सभा में सभी उपस्थित होते हैं और गुज्जर को भी सभा में उपस्थित किया जाता है। मेरे देश के प्रिय नागरिकों, ये वही दुष्ट है जो हमारे राज्य में आक्रमण किया था और आज आप सबके समक्ष बंदी के रूप में खड़ा है। इसे क्या दंड देना है, क्या दंड देना उचित होगा, एक बार प्रजा के मुख से सुनना चाहता हूँ। तभी वीरू नामक ग्रामवासी आगे आता है। महाराज, इस अत्याचारी को फांसी दे दिया जाए। इसने हमारे राज्य को बहुत कष्ट दिया है। इसे तो फांसी ही होनी चाहिए। इतना बोलते ही दूसरा व्यक्ति आगे आता है। नहीं महाराज, इसे ऐसी सजा दी जाए जिससे इनकी रूह तक कांप जाए। इसकी चमड़ी निकाल दी जाए। मैं आप सभी के मत से प्रभावित हूँ, परंतु एक बार गुरुदेव से पूछना अति आवश्यक है। हे गुरुदेव, प्रजा की मत अलग अलग निकल रही है, आपकी क्या राय है? राजकुमार, हमारे विचार से इसे फांसी देना या चमड़े निकलवाने जैसी सजा उचित नहीं, क्योंकि कोई भी राजा किसी भी दूसरे राजा का राज्य अपनाने की चाह सभी में होती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव जो उचित हो? मेरे अनुसार उम्र कैद की सजा उचित होगी राजकुमार। इसमें प्रजाजनों का भी क्या मत है, एक बार आप उनसे अवश्य पूछिए। मेरे प्रिय प्रजाजनों, गुरुदेव के आज्ञा अनुसार इस दुष्ट की सजा तय हो गई है, अतः वो सजा आजीवन कारावास है। क्या आप सभी इसमें सहमत हैं? जी राजकुमार, गुरुदेव की आज्ञा है तो हम सभी इसमें सहमत हैं। इतना कहते ही राजकुमार उस दुष्ट को आजीवन कारावास में डाल देते हैं।